अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डैशिंग लाइसियम। डेट है आज की 15 फरवरी 2023 और आप सबको खुशामदीद कहते हैं आज के एडिटोरियल डिस्कशन सेशन में। आज हम टोटल 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे। पहला इशू डेली टाइम्स के न्यूज़पेपर से लिया गया है, जिसमें पॉलिटिकल मैवरिक एंड नियो इकोनॉमिस्ट के बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा इशू द ट्रिब्यून के आर्टिकल है, जिसमें डिजिटल कोड के बारे में बताया गया है और कैसे हम अपनी जुडिशरी में इसको इम्प्लीमेंट करके अपने जो केसेस हैं उसको स्पीडीली उसका फैसला कर सकते हैं और अपनी जुडिशरी है उसको डिजिटलाइज कर सकते हैं। तीसरा बहुत ही शॉर्ट डिस्कशन हम इस पे करेंगे, वो है इंक्लूसिव ब्यूरोक्रेसी पे। इसमें एक हमारी हिंदू कम्युनिटी की एक फीमेल वो असिस्टेंट कमिश्नर सीएसएस क्लियर करके असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर आई हैं। हसन अब्दाल में उनकी पोस्टिंग हुई है पहले, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले एक कोट देख लीजिए। ये कोट है अरिस्टोटल की और उसमें उसने कहा कि द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इज टू ट्राई टू मेक अनइक्वल थिंग्स इक्वल। ये एक थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है। असल में ये अरिस्टोटल का जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है उससे ये थ्योरी ड्राइव की गई है। तो आइए इस चीज को अनइक्वल थिंग्स इक्वल को हम थोड़ा सा समझते हैं कि इससे अरिस्टोटल की असल में मुराद क्या और वो क्या कहना चाह रहा था इस कोड के जरिए से। ठीक है जी। फर्ज किया है दो स्टूडेंट्स हैं या एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कॉलरशिप अलॉट की जा रही है और उसके लिए मिनिमम जो मार्क्स हैं वो 30 रिक्वायर हैं। ठीक है। अब एक स्टूडेंट है वो कोटा बेस पे वो इसमें एलोकेट होता है और उसके मार्क्स हैं 25 और उसी क्लास का दूसरा स्टूडेंट उसके मार्क्स हैं 30 जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट को टच कर रहे हैं और इसको भी स्कॉलरशिप मिलेगी, इसको भी स्कॉलरशिप मिलेगी क्योंकि ये कोटा बेस पे इसमें ख़ास किस्म का कोटा प्रोवाइड किया जाए। तो उसमें आप देख लीजिए कि 25 मार्क्स वाले को स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो रही है और 5 मार्क्स ज़्यादा वाले को भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो रही है, बट ये जनरल कैटेगरी का है। ठीक है जी। और ये कोटा बेस पे है। अब इसी के मुकाबले में एक और स्टूडेंट जनरल कैटेगरी का, अगर उसके 29 मार्क्स हैं, हालांकि हैं तो वो 25 से ज्यादा, बट इसको स्कॉलरशिप अलॉट नहीं की जाएगी क्योंकि हम यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो यहाँ पे जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हम कोटा बेस पे कर रहे हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं है। वो जो फेयर जस्टिस है वो नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर अनइक्वल को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। देखें ये कोटा बेस पे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, अगर इनको स्कॉलरशिप मिलती है तो इन लोगों के साथ जिनके 28, 27 इस स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क्स हैं, ये उनके साथ ज्यादती है। ठीक है। तो अनइक्वल को इक्वल ट्रीट किया जा रहा है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की थ्योरी में अरिस्टोटल की उसमें ये इस तरह की जो सिनेरियो बयान किया गया और इसमें कहा कि ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी है, इसको हमें अपने कंट्री से एलिमिनेट करना है और इसको अपने मुआशरे में प्रिवेल नहीं होने देना। ठीक है जी। तो ये छोटी सी एग्जांपल के जरिए से मैंने आपको अनइक्वल थिंग्स इक्वल की जो थ्योरी है अरिस्टोटल की वो समझा दी। आगे चलते हैं, हम आर्टिकल के डिस्कशन करते हैं। पहला हमारे पास जो आर्टिकल है जी वो पॉलिटिकल मैवरिक एंड द न्यू इकोनॉमिस्ट। इसमें जो पॉलिटिकल मैवरिक्स हैं इसका क्या मतलब है? देखें, अगर कोई एक ग्रुप है, जैसे पॉलिटिशियंस है, उनकी एक जमात है, पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उनमें से कोई एक शख्स, एक मेंबर अपनी अलहदा पोजीशन इख्तियार कर ले और जो बाकी लोग हैं उनके जो फिलॉसफी है उसके साथ एग्री ना करे या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री ना करे और इंडिपेंडेंटली वो सोचे और थिंक करे, तो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैवरिक्स। और या फिर आप इसको यूं भी समझ लें, अगर पॉलिटिक्स की बेस पे हम इसको बात कर रहे हैं तो आप ये देख लें कि एक पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्यूज़ कर दे बाकी ग्रुप्स की जो फिलॉसफी है या पॉलिसी है उससे, और ये असल में वो जोड़ के बता रहे हैं इकोनॉमिक्स के साथ कि हमारी जो इकोनॉमी है
उसको स्टैंड आउट करने के लिए ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल मैवरिक से ऊपर उठ के, एक इंडिपेंडेंट पोजीशन से ऊपर उठ के कोलैबोरेशन करनी है, ठीक है। और कोलैबोरेशन से ही हमारी जो इकोनॉमी है उसका कुछ ना कुछ हल किया जा सकता है। आपको जैसे मालूम है कि इकोनॉमी इस टाइम बहुत ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार है और दिन ब दिन डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसके ऊपर आप जो आर्गुमेंट है वो पाक अफेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं, इकोनॉमी में भी आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं जी। करंट अफेयर का तो ये टॉपिक है ही, आप इसमें जो आर्गुमेंट्स हैं वो ऐसे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस आर्टिकल में क्या बताया गया। देखिए, मडलिंग 90s ये एक टर्म है जो कि डॉक्टर इशरत हुसैन की तरफ से डिवाइस की गई थी और ये असल में 90s की जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको ये डिपिक्ट करती है, उसको ये बताती है, ठीक है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे एक म्यूजिकल चेयर जैसी सिनेरियो डेवलप हुई थी जिसमें एक गवर्नमेंट आ रही है और दूसरी जा रही है। जैसे 88 में हमने कल एडिटोरियल में भी ये डिस्कस किया कि 1988 में बेनज़ीर की गवर्नमेंट आती है, 90 में उसको रिमूव कर दिया जाता है, फिर 93 तक नवाज शरीफ की रहती है और फिर उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो ये एक गवर्नमेंट आ रही है, एक जा रही है। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा अपने राइज पे थी, ठीक है जी। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब रहती है तो उससे क्या होता है, जो गवर्नेंस है वो बेहतर नहीं हो पाती और इकोनॉमी तो इसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। इकोनॉमी और पॉलिटिक्स कभी भी ये इंडिपेंडेंट नहीं चलती, ये दोनों पे एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है। जैसे आज की सिचुएशन देख लीजिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज एक टसल जनरेट हुई पड़ी है हमारी पॉलिटिक्स में और इकोनॉमी का हाल आपके सामने ही है कि वो दिन ब दिन डाउनग्रेड हो रही है, वो नीचे जा रही है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ठीक है। तो इस सिनेरियो को डॉक्टर इशरत हुसैन ने आज के सिनेरियो के साथ कंपेयर करते हुए इसको मडलिंग 90s का एक कीवर्ड असाइन किया और बताया कि ये जो सिचुएशन है आज की वो बिल्कुल वैसी है जैसे 90s में चल रही थी, ठीक है। इकोनॉमी तब भी ठीक नहीं थी, आज भी ठीक नहीं है, पॉलिटिकल टसल तब भी थी, आज भी है, ठीक है। फिर जब अक्टूबर 1999 में मुशर्रफ मार्शल्ला लगाता है और नवाज शरीफ को ओस्ट कर देता है जी अपनी पोजीशन से, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से, तब उसके बाद राइटर के मुताबिक जो हमारी इकोनॉमी है उसमें बूस्ट अप आता है, क्योंकि उस पीरियड में जब तक मुशर्रफ रहता है कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें नहीं रहती और मुल्क को एक ही पॉलिसी के तहत रन किया जाता है। और जो मिलिट्री है, आपको मालूम है कि मिलिट्री की जो स्टांस होता है चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा हार्श होता है, स्ट्रिक्ट होता है। तो जब कोई एक पॉलिसी बन जाती है तो उस पर स्ट्रिक्टली जब इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है तो उसके कुछ साल बाद हमें समरात देखने को मिलते हैं, उसके फ्रूट्स हमारे सामने आते हैं। और यही बात 5 साल तक जो फिस्कल ईयर 2004 में और फिस्कल ईयर 2008 में जो हमारी इकोनॉमी थी वो 7% के हिसाब से ग्रो की। आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2022 में जो इस टाइम हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 2% पे है। तो उस टाइम हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी मुशर्रफ के इरा में वो 7% पे ग्रो कर रही थी। और इसी जो इरा है मुशर्रफ का जो इरा है, इसी वजह से इसको इकोनॉमिक बूस्ट कहते हैं कि ये इकोनॉमी का हमारा डाउन जो नया सूरज है वो तुलू हुआ और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी, स्टेबलाइजेशन हुई, हमारी जो एक्सचेंज रेट है डॉलर के मुकाबले में हमारा जो पैसा है उसकी वैल्यू तगड़ी हुई, ठीक है। उसके बाद जो रेमिटेंसीज हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हमारे मुल्क में आना शुरू हुई और कारोबार यहाँ पे रन करना स्टार्ट हुए, इंडस्ट्रीज लगी और बाकी दूसरी प्रोस्पेरिटी इसके साथ जुड़ी हुई है जी। नेक्स्ट राइटर रिकमेंडेशन देता है कि अगर इकोनॉमी को आपने रिवाइव करना है तो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए और इकोनॉमी रिवाइव हो जाए। तो उसमें वो कहता है कि सबसे पहले आप अपनी गलतियों से सीखें। जो इकोनॉमिक कंट्रीज़ में मिस्टेक चल रही हैं इस टाइम, जो गलत पॉलिसीज़ और अडॉप्ट की जा रही हैं, उनको हमें सबसे पहले उसको सुधारने की ज़रूरत है और उसको अलाइन कीजिए। फिर जो कार्टलाइजेशन है उसको हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हमारे जो एक्ट बने हुए हैं जिसमें कॉम्पिटिटिव
कंपटीशन एक्ट 2010 में हमारे पास एक कंपटीशन एक्ट है जिसमें कार्टेलाइजेशन के ऊपर मुकम्मल तौर पे पाबंदी है। अच्छा, ये कार्टेलाइजेशन होती क्या है? ये होती है कि जब जो बिजनेसेस हैं, एक ही तरह के बिजनेसेस में जो मुख्तलिफ जो बिजनेसमैन है, जब वो एक ग्रुप बना लेते हैं तो वो ग्रुप में, जैसे शुगर माफिया है, तो मुख्तलिफ जो शुगर मिल्स के मालिकान है, वो जब एक कार्टेल बना लेते हैं, एक ऐसा ग्रुप बना लेते हैं जो कि बाद में अगर ये चाहें तो प्राइस फिक्स करते हैं, कंपटीशन को एलिमिनेट कर देते हैं जी, ठीक है, ताकि इनके मुकाबले में कोई जो बेहतर चीज है वो सस्ती ना बेच सके, ठीक है। तो इनका एक कार्टेल बन जाता है। इसी तरीके से मीडिया में भी इस तरह के लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आप देख लीजिए, हमारे तमाम प्रोडक्शन में देख लीजिए, तकरीबन हर महकमे में इस तरह के कार्टेल्स बने हुए हैं। हमें इनको डिस्करेज करना है, इनको एलिमिनेट करना है, क्योंकि ये जखीरा अंदोजी करते हैं। जखीरा अंदोजी करके ये अपना माल स्टॉक में जमा कर लेते हैं, और फिर जब मार्केट में उस माल की कमी होती है, उस प्रोडक्ट की कमी होती है, तो ये प्राइस हाई करके उसको मार्केट में दोबारा से डंप कर देते हैं। तो ये डबल कमाते हैं। और फिर ये जो लोग हैं ये क्या करते हैं, ये सब्सिडीज लेते हैं गवर्नमेंट से। समझ लीजिए ये दोनों हाथों से पाकिस्तान को लूटने के दर पे है, ठीक है जी। तो कार्टेलाइजेशन को हमें ख़त्म करना है, इसमें ये रिकमेंडेशन दी गई है, और हमारी अपनी मिस्टेक्स हैं जो इकोनॉमी में, उनको उससे हमने सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट जी, राइटर दो प्रोंग्ड स्ट्रेटजी के बारे में बात करता है कि मुख्तलिफ एक ही इशू को दो मुख्तलिफ तरीके से स्ट्रेटजाइज किया जाए और उसको हैंडल किया जाए। जैसे वो यहाँ पे एग्जांपल देता है केस ऑफ ईरान की। ईरान में देख लीजिए कि अभी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो किसी दूसरे मुल्क के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। वो जो सैंक्शंस हैं वो अभी तक एलिमिनेट नहीं हुई है, और फर्दर अमेरिका उन पे सैंक्शंस लगा रहा है। बट फिर भी उनकी इकोनॉमी क्यों बूस्ट कर रही है? वो उसको तो डिफॉल्ट कर जाना चाहिए था अब तक, जितना ईरान के ऊपर पाबंदियां लग चुकी हैं, ठीक है। बट फिर भी वो अपनी जो एक्सपोर्ट है और बाकी जो चीज़ें हैं उन मामलात को देख रहा है और उनको बूस्ट अप कर रहा है। देखिए, ईरान की एग्जाम्पल से हम ये चीज़ सीख सकते हैं कि ये अगर ईरान इतने हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर रहा है और अपनी जो कंट्री है उसको रन कर रहा है, और वो डिफ़ॉल्ट पे नहीं है, या फिर उसकी कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर है हमसे, तो अगर हम अपनी एक्सपोर्ट को और इकोनॉमिक प्लस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को रिवाइव कर जाते हैं, तो हम भी इस टर्मोइल से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद राइटर हमें बता रहा है कि जी जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की, वो सर्जिकल इंडस्ट्रीज में हम यहाँ पे अपनी एक्सपोर्ट को बूम कर सकते हैं। बाकी आईटी इंडस्ट्री में हम काम कर सकते हैं, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। फ्रूट्स पाकिस्तान चूंकि, और वेजिटेबल्स, पाकिस्तान चूंकि एग्रेरियन सोसाइटी है, एग्रेरियन कंट्री है, जिसमें हमारा जो ज़्यादातर जो रिलायंस है वो एग्रीकल्चर पे है, वेजिटेबल्स, ठीक है। वेजिटेबल्स हम ग्रो कर सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मीट और पोल्ट्री की जो चीज़ें हैं उनको हम नेबरिंग कंट्री के साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर रीजन से बाहर मिडल ईस्ट में या आप दूसरे ममालिकों में इसको, जैसे सेंट्रल एशिया में हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे देखिए राइटर वियतनाम के बारे में बता रहा है कि वियतनाम ने जो करंट ईयर है इसमें $479 मिलियन की जो सर्जिकल इक्विपमेंट है वो इंपोर्ट किया है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक पोटेंशियल है, इसमें हम सर्जिकल जो इंडस्ट्री है, हम सर्जिकल जो इक्विपमेंट है वो वियतनाम को एक्सपोर्ट करके यहाँ से बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। नेक्स्ट जी, हम अगर टारगेटेड एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी हम अडॉप्ट करते हैं, हम कैसे अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर बना सकते हैं, उसके हम टारगेट डिफाइन करते हैं। टारगेट में देखें एक्सपोर्ट कैसे कोई दूसरा मुल्क हमसे अब हमारी कोई चीज़, इंडिजिनस चीज़ लेगा, वो ये कि जब क्वालिटी बेहतर होगी
तो वो हमसे जो चीज़ है वो खरीदेंगे। फिर जी हमें ग्रेटर जो मार्केट एक्सेस है उसको फाइंड करना चाहिए। ठीक है, मार्केट को हमें ढूंढना चाहिए और मार्केट इंटेलिजेंस पे हमें काम करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि हमारे पास क्या ऐसी चीज़ है जो हम दूसरी दुनिया की मार्केट में उसको बेच सकें और वैल्यू जनरेट कर सकें। तो मार्केट एक्सेस और मार्केट स्ट्रेटजी हमें डिवाइस करनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं एक्सपोर्ट को बूस्ट अप करना। तो उसके साथ ही आपको जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन पे काम करना पड़ेगा। आपकी प्रोडक्ट बाकी जो दुनिया की प्रोडक्ट्स हैं उसमें एक खास मुकाम रखे। तो इसमें और एक आपको काम करना पड़ेगा, जो टैरिफ्स हैं उसको कम करना पड़ेगा। इस तरीके से हम अपनी जो एक्सपोर्ट है उसको टारगेट बेस पे अगर हम हिट करेंगे तो इन चीज़ों में हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। देखिए, हमें टारगेट एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी के बाद हमें इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि हमारी इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल मैवरिक्स जो हैं वो एक कॉमन पॉइंट पे इकट्ठे हों, वो एक कॉमन स्ट्रेटजी को डिवाइस करें, कॉमन पॉलिसी बनाएं और इकट्ठे काम करें। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तब तक जो तसलसल है पॉलिसीज का वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा और हमें उसका बेनिफिट कैसे होगा। देखें, इसके लिए हम मुशर्रफ की 1999 की जो मिलिट्री रिजीम है उससे हम सबक सीख सकते हैं कि पहले देखें जब वो आया, जब उसने मार्शल लॉ लगाया 1999 में, तब भी सेम ही सिचुएशन थी। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने कैसे इकोनॉमी को बेहतर किया, उसने लिबरलाइजेशन की। उसमें जो गवर्नमेंट कंट्रोल, अब ये होता क्या लिबरलाइजेशन, इसमें जो गवर्नमेंट कंट्रोल है उसको रिलीज करना पड़ता है, जो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज है उसको इंडोर्स करना पड़ता है। फिर उसने डी रेगुलराइजेशन किया। इसमें ये होता है कि रिमूवल ऑफ स्टेट रिस्ट्रिक्शन ऑन द बिजनेस, कि जो बिजनेस पे स्टेट ने मुख्तलिफ तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं, आप फलां चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आप ये इंपोर्ट नहीं कर सकते, इस तरह की तमाम रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसको उसने जो इम्प्रूवमेंट के लिए जो काम किया वो डी रेगुलराइजेशन किया। फिर प्राइवेटाइजेशन, ये आपको मालूम है कि जो हमारे इदारे हैं उनको प्राइवेट कर दें। अगर गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं वो उसको सही से मैनेज नहीं कर पा रही गवर्नमेंट, तब उसको प्राइवेट जो अथॉरिटीज़ हैं, प्राइवेट जो इन्वेस्टर हैं उनके हवाले कर दें कि वो इनको बेहतर तरीके से रन कर सकें। ठीक है, फिर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने की ज़रूरत है तमाम डिपार्टमेंट्स में एज अ होल। उसके बाद जो हमारी नेशनल पॉलिटिकल सर्कस है वो अभी तक जारी है और ये इकोनॉमिक सिवियरिटी को समझ नहीं रहे। हमारी इकोनॉमी अभी सही कंडीशन में नहीं है। IMF अपनी कंडीशनैलिटी लगा रहा है, वो पाइलअप कर रही हैं, वो आए दिन कोई नई डिमांड सामने रख देता है। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारी जो पॉलिटिकल कल्चर है वो बेहतर नहीं है। जब भी कोई एक मेंबर अपनी पॉलिटिकल पार्टी से बाहर निकलता है और रिजाइन देता है तो वो एक हेटेड मीडिया में आके स्पीच और कंट्रोवर्सी जनरेट कर देता है पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, लीडर्स को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। तो ये डिसलॉयल्टी का, और एक पार्टी से इलेक्शन जीत के जब उस मेंबर के वोट की ज़रूरत होती है तब वो अपना जो वोट है वो दूसरी पार्टी को दे देता है। तो ये जो कल्चर है हमारी पॉलिटिक्स में, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। और जो पॉलिटिकल मैवरिक्स हैं वो तमाम नेशन को एक कम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो कि 2021 में लॉन्च की थी, उसके अंडर एक अम्ब्रेला के नीचे पूरी नेशन को यूनाइट करने में ये कामयाब नहीं रहे और ये फेल हो गया। अब हम अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डिजिटल कोर्ट्स के ऊपर है जी। ठीक है, ये आर्टिकल आप पाकिस्तान अफेयर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनोलॉजी और ऐसे में एज एन आर्गूमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आर्टिकल असल में कोर्ट की डिजिटलाइजेशन और उनके रिकॉर्ड को जो कंप्यूटराइज करने के ऊपर यहाँ पे आर्गूमेंट्स दिए हैं राइटर ने। तो आइए देखते हैं। इसमें राइटर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके डाटा के ऊपर जो कि उसने 2022 में पब्लिक किया,
उसके ऊपर बात करता है। वो कहते हैं कि जो उस डाटा के मुताबिक जो पाकिस्तान में 2022 के शुरू में जो केसेस थे वो 54,964 केसेस थे जो कि फाइल हुए इन तमाम कोर्ट्स में, जुडिशरी की तमाम कोर्ट्स में। ठीक है जी, 2022 के शुरू में। उसके बाद जो जब एंड हुआ 2022 में तो 2653 केस सिर्फ और सिर्फ एंड में जब साल का इख्तिताम हुआ तो उसमें बचे। मतलब ये एक्सेप्शनल जो एक परफॉर्मेंस है जुडिशरी की तरफ से देखने को मिली है। फर्दर इसमें यह बताया गया है कि हमारे अभी तक जो अनसॉल्व केसेस हैं, जो अभी पेंडिंग केसेस हैं हमारी जुडिशरी में, वो 2.16 मिलियन है। और अगर ये जो अभी करंट सिचुएशन है, इसी हालात में अगर हम चलते रहे इसी सिनेरियो में, और हमने कोई डिजिटलाइज कोई ऐसा तरीका नहीं अडॉप्ट किया जिससे हम अपने जो प्रोसेस है उसको फास्ट ट्रैक पे डाल सकें, तो हमें तकरीबन 2000 साल और लगने वाले हैं इन तमाम केसेस को इसी पेस पे सुनने के लिए और इसका फैसला करने के लिए। सेकंड जी, राइटर रिकमेंडेशन देता है। वो ये कहता है कि जस्टिस को डिस्पेंस करने से बेहतर है कि आप जो एक माउंटेन ऑफ मिजरीज हैं, जो लोगों के जो दुख दर्द हैं, वो जो प्रॉब्लम फेस करते हैं कोर्ट में आके, जो उनका रोजमर्रा की रूटीन है और वहां पर जो उनके साथ ट्रीटमेंट होता है या उनको जस्टिस हासिल करने के लिए जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, असल में जस्टिस से पहले उन मुश्किलात को, उन माउंटेन ऑफ मिजरीज को हमें हल करने की ज़रूरत है और उसकी तरफ हमें कोई एक प्रोएक्टिव अप्रोच इख्तियार करने की ज़रूरत है। ठीक है जी। फिर सेकंड ये है कि हमें जो तमाम जस्टिस सिस्टम है उसको रेवोल्यूशनाइज करना है। उसके बाद सेकंड जी, जो हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम प्रोसेस है उसको हमने रेवोल्यूशनाइज करना है। जो ट्रेडिशनल तरीका हमने इख्तियार किया हुआ है जुडिशरी में उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है और तमाम का तमाम रिकॉर्ड को डिजिटलाइज और टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। देखिए, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है और जितने भी बाकी कोर्ट्स हैं उसमें बंडल्स ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रोज़ की बुनियाद पे जमा हो रहे हैं। ठीक है, और उनमें से जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उनमें से जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसको ऑब्टेन करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए एक बहुत ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस है, वो अडॉप्ट किया जाता है। सही है, तो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं डॉक्यूमेंट, उनको स्टोर करने का प्रॉब्लम है और फिर अगर उनको किसी को प्रोवाइड करना है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ये सारा जो चीज़ें हैं वो डिजिटलाइज करने से हमें एक सिंगल विंडो के ज़रिए ये सारी चीज़ें अचीव हो सकती हैं। तो इसमें रिकमेंडेशन यही है कि आप जो तमाम प्रोसेस है, जिसमें पिटिशन फाइल करना, जिसमें जो एफिडेविट है उसको सबमिट करवाना, या फिर जो ऑर्डर की कॉपी है, जो जुडिशियल ऑर्डर की कॉपी है उसको लॉयर और जो पिटिशनर है उसको प्रोवाइड करवाना, ये सारा काम एक सिंगल विंडो के जरिए से होना चाहिए। राइटर ई फाइलिंग का जो तरीकाकार है उस पर एम्फसाइज करता है कि हमें इस टेक्नोलॉजी को कि ऑनलाइन हमें एफिडेविट अगर जमा करवाना है तो एक ख़ास प्रोसेस के ज़रिए से वेरिफिकेशन होने के बाद कोई भी शख्स, जो लॉयर है, जो पिटिशनर है, वो अपना एफिडेविट, अपने जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पिक्चर जो है वो अपलोड कर सके, उस पर स्टैंप लग सके। ठीक है, और बाकी जो फ़ी पेमेंट का प्रोसेस है उसको भी डिजिटलाइज करना चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें रिप्लेस की जा सकती हैं अगर पिटिशनर है या लॉयर है वो अपना CNIC और अपनी जो बायोमेट्रिक फोटो है उसको ऑनलाइन अपलोड करता है। ठीक है, तो हमें टेक्नोलॉजी के ज़रिए से ये जो तमाम जो हेक्टिक प्रोसेस हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सारा दिन बाजुकात निकल जाता है, पिक्चर का प्रोसेस है, स्टैंपिंग है, जैसे अगर कोई फ़ी जमा करवानी है तो चालान ऑनलाइन जो है वो जनरेट हो सकता है। तो इस तरीके को इख्तियार करना चाहिए, ना कि जो जिसमें आम लोग हैं वो परेशान हो।
और ये तरीकाकार ऑलरेडी पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये एक्सरसाइज हो रहा है। जैसे आप पाकिस्तानी डायस्पोरा को अगर अपने पासपोर्ट रिन्यू करवाने हैं तो वो कोई किसी डिपार्टमेंट में विजिट नहीं करते, बल्कि वो ऑनलाइन जाके अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाते हैं और वहां से जो रिस्पॉन्स आता है उसको रिक्वायरमेंट्स को फिल आउट करते हैं, तो उनके जो पासपोर्ट है वो रिन्यू हो जाता है। तो ये ऑलरेडी पाकिस्तान में इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो इसको हमें अपने जुडिशरी में भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि जो जलालत है अवाम एट द एंड इफ़ेक्ट होती है इस चीज़ से, और लॉयर की जो एक परेशानी है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है जी। तो ई फाइलिंग के तरीक़ेकार को इस आर्टिकल में एम्फसाइज किया गया है, एक अल्टरनेट प्रोवाइड किया गया है। देखिए जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, किसी भी जो फाइल केस है उसकी फाइल हासिल करने के लिए या फिर कोर्ट का ऑर्डर हासिल करने के लिए, उसके लिए आपको सबसे पहले एप्लीकेशन देनी होती है। ठीक है, वो कंसर्न जो रजिस्ट्रार है कंसर्न ब्रांच में, उसको ये एप्लीकेशन दी जाती है। उसके बाद जो फाइल है उसको सर्च किया जाता है। ठीक है, और सर्च करने के बाद वो जो फाइल है वो कॉपिंग डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है। ठीक है, अब वो जो कॉपिंग डिपार्टमेंट है वो एक प्रोसेस के जरिए से एंट्री करता है, किस बंदे ने ये फाइल लेनी है, कब लेनी है, वो सारी जो एंट्रीज हैं वो यहाँ पे फिल आउट होती हैं, उनके पास रजिस्टर होता है, और फिर वो एक चालान जनरेट करके देता है कॉपिंग डिपार्टमेंट। वो चालान बैंक में जमा होता है, उसकी जो रसीद है वो वापस कॉपिंग डिपार्टमेंट में जमा करवानी पड़ती है। फिर वो जाके कहीं वो जो ऑर्डर है उसकी कॉपी करते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि इतना लंबा प्रोसेस एक चीज को, एक ऑर्डर को निकालने के लिए, जो ऑफिशियल ऑर्डर है या केस फाइल है, लॉयर को इतना ज्यादा और आम पिटिशनर को, आम पब्लिक को इतना ज्यादा खुआर होना पड़ता है। तो इसी चीज को, और इसमें कई दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज का सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया राइटर की तरफ से, वो ये कि कंप्यूटराइज की जानी चाहिए तमाम डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को, और एक सेंट्रल डेटाबेस में उसको स्टोर कर देना चाहिए। फिर अगर किसी ने उस जो रिक्वायर्ड चीज़ है, ऑर्डर है, उसको रिसीव करना है किसी लॉयर ने या फिर जो पिटिशनर है उसने इसकी कॉपी लेनी है, तो वो एक सबसे पहले वो वेबसाइट पे जाए, फिर अपनी जो रिक्वायर चीज़ें हैं आइडेंटिफिकेशन करवाए, बायोमेट्रिक, बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फिल आउट करे और चालान जमा करा दे, चालान लेके उसको सबमिट करवा दे। तो उसको एक वन विंडो ऑपरेशन के अंडर करना चाहिए, और ये जो तमाम प्रोसेस है इसको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है हमारी कोर्ट्स में। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपने कोई एफिडेविट, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करवाना है कोर्ट में, तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले एफिडेविट वेरिफिकेशन का प्रोसेस, जो इतना लंबा प्रोसेस है, उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। आपको जो लॉयर है उसको पिटिशन और जो एफिडेविट है उन दोनों को रजिस्ट्रार को सेंड करना पड़ता है, और रजिस्ट्रार फिर उसको चेक करता है। ऑब्जेक्शंस अगर नहीं निकलता तो फिर उसको केस नंबर अलॉट किया जाता है। जो फाइल है उसको फिर दूसरे ऑफिस में भेजा जाता है, और फिर वहाँ पे रोस्टर फिक्सेशन होती है, और एट द एंड वो जाके कोर्ट में प्रेजेंट होता है। तो इतना लंबा प्रोसेस देख लीजिए, इतना लेंथी प्रोसेस, इसको कंप्यूटर सिस्टम के जरिए से सिर्फ कुछ बटन के क्लिक्स पे इसको हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसका एडवांटेज ये रहेगा कि ह्यूमन इंटरवेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी पूरे सिस्टम से। अब ह्यूमन अगर कोई इंटरवीन नहीं करेगा, उसकी मुदाखलत नहीं रहेगी, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में जो एरर है वो ख़त्म हो जाएंगे। जो एक्सपेक्टेड ब्राइबरी के केसेस आते हैं, लोगों से जो दरख्वास्त गुजार होते हैं उनसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बाज़ दफ़ा पैसों का मुतालबा करते हैं, तो ये एक्सपेक्टेड ब्राइबरी ख़त्म हो सकती है। ठीक है जी। और फिर एक और फ़ायदा इसका ये होगा कि जो आम आवाम है वो बार बार कोर्ट कचहरी के चक्रों से बच जाएगी। अच्छा, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है वो भी अवेलेबल है, और ह्यूमन रिसोर्स भी अवेलेबल है।
हमें कोई अजाफी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं उसको सही तरीके से सही डायमेंशन में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद राइटर इस चीज की तरफ इशारा करता है कि जो वर्चुअल कोर्ट्स हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाए। उसके जरिए से जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर जो कोई एक्सपर्ट है जो अपनी विटनेस या अपना ओपिनियन रिकॉर्ड करवाना चाहता है, तो वो एक वर्चुअल कोर्ट में अपेयर हो। आम तौर पे क्या होता है कि सिर्फ 5 मिनट के प्रोसेस में उनको बाजुकात पूरा पूरा दिन की जो अपने काम है उसको छोड़ के, अपने काम को सेक्रीफाइस करके वो कोर्ट में बैठे रहते हैं सिर्फ 5 मिनट की एक टेस्टिमनी के लिए। तो इस चीज को अवॉइड किया जा सकता है वर्चुअल कोर्ट को एस्टेब्लिश करके। फिर एंड पे राइटर बताता है कि ये असल में जिम्मेदारी किसकी है। देखिए, बार काउंसिल के जो मेंबरान हैं, लॉयर हजरात हैं, वो इस चीज को टेकअप कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट से इस चीज का मुतालबा कर सकते हैं जुडिशरी को मॉडर्नाइज बनाना, और इसमें असल में वही सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। अगर ये सारा काम डिजिटलाइज हो जाता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा लॉयर्स को है, उनके काम में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो लॉयर्स को मुख्तलिफ फोरम्स में इस चीज को उठाना चाहिए और इस इशू को राइज अप करना चाहिए कि हमें अपने जो कोर्ट्स हैं उनको डिजिटलाइज करने की जरूरत है। पूरी दुनिया में रिफॉर्म्स चल रही हैं, इंडिया में ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें तो इस तरह की जो रिफॉर्म्स हैं वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। उसके बाद इंक्लूसिव ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं। एक बहुत ही ज्यादा हिस्ट्री मेकिंग इवेंट हुआ है। डॉक्टर सना रामचंद ने CSS 2021 क्वालिफाई किया और अभी ये AC हसन अब्दाल अपॉइंट हुई है। ठीक है जी, तो ये एक हमारी माइनॉरिटी के लिए इंस्पिरेशन है कि फीमेल्स भी आगे आ रही हैं और जो गवर्नमेंट है और मुल्क को सर्व कर रही हैं। ये आर्टिकल आप ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक है, ये आप पाकिस्तान अफेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं, करंट अफेयर में, और ऐसे में भी आप एग्जाम्पल के तौर पे डॉक्टर सना रामचंद की एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कैसे माइनॉरिटी के लोग हमारी ब्यूरोक्रेसी को सर्व कर रहे हैं। डॉक्टर सना सिंध के एक छोटे से टाउन से बिलोंग करती हैं। हमारी माइनॉरिटी की जो बाकी माइनॉरिटी की फीमेल्स हैं उनके लिए डॉक्टर सना एक इंस्पिरेशन है, और ताकि वो पढ़ाई करके और पढ़ लिख के CSS को क्वालिफाई करें और मुल्क में अपना कंट्रीब्यूशन दें। ठीक है, तो उनके लिए एक प्रोमिनेंट फिगर के तौर पे सामने आई हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसको एक ग्रोथ इंजन के तौर पे देखा जाता है और ये एजेंट ऑफ चेंज है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी अगर चाहे तो मुल्क के जो मामलात हैं उसको ठीक कर सकती है। इनका काम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। इनके अंदर जो नेपोटिज्म है, करप्शन है या फिर अनइक्वल कोटा सिस्टम है, इसको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी कंट्री को बेहतर सर्व करना चाहते हैं और ऐसे हाथों में देना चाहते हैं कि जो वाकई में कैपेबल हो और वो डिजर्विंग हो, तो उसके लिए हमें ब्यूरोक्रेसी के जो एक रिफॉर्म है उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है कि जिसमें सिर्फ एक सेल्फ प्रोजेक्शन पे काम हो रहा है और जो रियल वर्क है उस पर इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। तो हमें इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको डिमोटिवेट करना है और जो अपनी परफॉर्मेंस है उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। राइटर के मुताबिक जो एक ब्यूरोक्रेसी में इलीट स्टेटस प्रिवेल हो चुका है उसको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है और डिस्करेज करने की ज़रूरत है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट होता है ये एक ऐसा हुकूमती नुमाइंदा होता है जिसने अवाम के साथ, पब्लिक के साथ इसने डील करना होता है और पब्लिक की इस तक एक्सेस होनी चाहिए। इस तरह का हमें कल्चर प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो एक जो अथॉरिटेटिव माइंडसेट है उसको कोऑपरेटिव एटीट्यूड में चेंज करने की ज़रूरत है अगर हम वाकई में चाहते हैं कि हम अपनी कंट्री को सर्व करें। तो ये थे जी आज के 3 आर्टिकल्स, होप कि आपको पसंद आए होंगे। एंड पे एक छोटी सी असाइनमेंट है जी। पहला क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी कैसे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, इसके बारे में, और पाकिस्तान की जो जुडिशियल परफॉर्मेंस है उसको आप कैसे इवेलुएट करते हैं, इन दोनों क्वेश्चन के बारे में 2 पेजेस पे
अपना ओपिनियन लिखिए और मुझे टेलीग्राम चैनल पे इस पोस्ट के नीचे उसकी पिक्चर अपलोड करके भेजिए। देखिए, हमें जो है एफपीएससी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक तैयारी करनी है और वो हमसे हमारा ओपिनियन पूछ रहा है। तो आप 2 पेजेस पे इन आर्टिकल के बारे में, इन क्वेश्चन का आंसर दीजिए और वहाँ पे अपलोड कीजिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर प्रेस कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।